असली में जो फूले अंबेडकर पेरियार को मारने वाले लोग हैं वो इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। जेएनयू हिंदू विरोधी है, जेएनयू ब्राह्मणवाद विरोधी है और ये यही सही टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करना चाहिए। ब्राह्मणवाद मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, दोनों अलग होता है। अगर जेएनयू ब्राह्मणवाद अगर ब्राह्मण के भारत छोड़ो ऐसा नहीं लिख सकता जेएनयू। हाँ, ब्राह्मणवाद खत्म करो, जेएनयू ये जरूर लिखता है। राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा हो गया है, अफजल के तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग हैं वहाँ, क्योंकि जेएनयू उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है जो इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो चोरी से करके पीछे दरवाजे से या झूठ बोलकर या बेच-बाच कर ये तमाम तरह की योजनाएं अपना के जो सत्ता में आते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जेएनयू जब आवाज़ उठाता है, वो कोई भी देश के कोने का कोई भी व्यक्ति हो, अगर सत्ता से सीधे सवाल कर ले, वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, वो तमाम तरह के द्रोही वाले जो है उस पर लग जाता है। वाइस चांसलर भी हिंदू विरोधी है, उन्होंने अभी एक बयान दे दिया कि अगर मैं शेड्यूल कास्ट होती तो मैं कब का वैदिक धर्म छोड़ देती। जेएनयू के वाइस चांसलर पे टिप्पणी करना इस समय मुश्किल है, क्योंकि उनको अभी समझना जरूरी है, क्योंकि जेएनयू में वाइस चांसलर बनने से पहले वो इसी जेएनयू के खिलाफ, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, ब्राह्मण के मतलब जेएनयू के जो लिबरल्स हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उनके खिलाफ वो बहुत उनके ऐसे नहीं होता है जो ट्रोलर की तरह वो लिखती थी। और जेएनयू में कितनी भागीदारी है SC ST OBC छात्रों की? अगर संख्या ओवरऑल 60% से ज़्यादा है जेएनयू में, 60% से ज़्यादा जो है, क्योंकि डिप्रीवेशन पॉइंट है जेएनयू में, जो पिछले समाज से आते हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए भी डिप्रीवेशन पॉइंट है। तो वहाँ पर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन मेल से ज़्यादा है और जो बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन जो अपर कास्ट है उनसे ज़्यादा है। क्या वामपंथियों का ज़्यादा है? वामपंथियों का वहाँ पर थोड़ा, जैसे कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो फूले अंबेडकर और इन सब का, हाँ, तो आप लेफ़्ट की बात कर रहे हो, तो लेफ़्ट हमेशा से लीडिंग पार्टी वहाँ पर रही हुई है। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा यूनाइट हो जाते हैं इलेक्शन टाइम, ऐसे भले ही अलग अलग हों। तो उनका जो एक था, लेकिन इस वक्त कहना थोड़ा सा ये गलत होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो डिक्लाइनिंग, जैसे ही ये सत्ता घुसी है और जैसे ये जहर फैलाने वाले लोग कैंपस में बढ़े हैं, तो जेएनयू वामपंथिक डिक्लाइनिंग स्टेज में है। किसी की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि अंबेडकर फूले पेरियार को मारने वाले लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। और जहाँ तक सवाल है लेफ्ट की, नहीं, लेफ्ट की जहाँ तक सवाल है, वो पोस्टर करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो जो अत्याचार शोषण हुआ है महिलाओं के खिलाफ वो करते हैं। सवर्न लेफ्टिस्टों की ये क्योंकि मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, ना ही जज हूँ कि मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ये किसकी हरकत है, लेकिन जिसकी भी है वो बहुत ही घृणित मानसिकता से उसने लिखा है कैंपस में। वालों पे तो आरोप भी नहीं लगना, लेफ्ट वालों पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चाहे लेफ्ट या राइट, हम कह नहीं रहे कि इसमें कौन लिखा है, लेकिन जिसका है वो लेफ्ट वर्सेस राइट की डिबेट कैंपस में एक लड़ाई की डिबेट खड़ा करना चाह रहा है। इससे क्या होता है कि अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन लेफ्ट एंड राइट, उनको घाटा हो जाता है कि इलेक्शन के पहले अगर ऐसे मुद्दे छेड़ दिए जाते हैं ना, तो वो लेफ्ट राइट आपस में लड़ता है और पूरे मीडिया का फोकस लेफ्ट और राइट पे हो जाता है, और जो उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे, वो फिर खत्म हो जाते हैं, न्यूज़ में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ द न्यूज़ हो जाते हैं। जेएनयू में जो अंबेडकर फूले के नाम पे संगठन बने हैं, लेफ्ट वाले उनको उभरने नहीं देते हैं वहाँ। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो इसका एक पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि जब से ये हुआ है लेफ्ट राइट पे आरोप लगा रहा है, राइट लेफ्ट पे आरोप लगा रहा है। तो जो बीच के लोग होते हैं, जैसे अभी नॉनवेज वाला इशू हुआ था दुर्गा पूजा उसके टाइम पे, तो उसमें भी लेफ्ट वर्सेस राइट, लेकिन मार खाया कोई बीच का, जो सेंटर में है वो मार खाया, वो लड़ाई लड़ा, वो सब कुछ लड़ा। राइट हो, मार बहुजन ही खाता है, मार बहुजन ही खाता है, लेकिन क्रेडिट हमेशा लेफ्ट या राइट को जाता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो मार बहुजन खा रहा है, मार बहुजन खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी हो वो उसको उतना मार भी पड़ता है। इस तरह का है। आप लोग कहते हैं जो खासकर पिछड़े ओबीसी वो सोए हुए हैं, नहीं, सोए नहीं हुए हैं, अभी जगे हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और कई जगह ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर जगे हुए हैं तभी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये कह जरूर सकते हैं कि हमें जिस स्पीड से प्रोग्राम करना चाहिए, हमें जैसे आंदोलन करना चाहिए, हमारी वो फेलियोरिटी है कि हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रही हैं जगे हुए हैं, तो फिर EWS आ गया, सब कुछ लूट गया, कारपोरेट हाउस में चला गया, तो आप बोल रहे जगे हुए हैं, तो कैसे जगे हुए हैं आप? जगे ऐसे हुए हैं कि मैम जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है वो आपको बताया टेरर, वो जो जगे हुए लोग हैं उनके ऊपर तलवार रखी हुई है, टेरर एक कायम कर दी हुई है कि तुम बोल भी नहीं पाओगे और तुम्हारा तो हम नीचे से ऐसे ही खींच लेंगे। और उसके बाद राम मंदिर के ट्रस्टी में जगह नहीं मिली, जबकि सबसे ज्यादा राम भक्त ओबीसी के लोग, तो ओबीसी को कहीं कुछ भी थे,
ओबीसी हमेशा मार खाता है, वो बीच वाला हमेशा राम मार मंदिर वाले खाता है। ट्रस्ट में चाबी नहीं मिली मैम, कहीं नहीं मिलता, की चाबी, कहीं नहीं मिलता, दान पेटी वाले कहीं नहीं मिलता। ये सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है, जब प्रॉफिट की बात आती है, जब शेयर की बात आती है, तो इनके फिर कर दिया जाता है गला। आप एकलव्य का समाज की हाईली इंटेलेक्चुअल है, जेएनयू से पढ़ रही हैं, क्या लगता है ओबीसी को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में भागीदारी चाहिए या धर्म कर्म में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? जब इंटेलेक्चुअल आपने कहा तो एक इंटेलेक्चुअल हमेशा यही कहेगा कि उसको नौकरी में, संस्थानों में, है ना, उसको यहाँ जज में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर मैं इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं यही कहूँगी। कुछ यादव तो आवाज उठाने या थोड़े बहुत और ले लो 2-4, लेकिन तमाम गुर्जर, जाट, कुमार सब तो हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे लगे हुए हैं। ये भी तो पिछड़ा ही है ना। आपको मैं पहले ही बोल दी, टोकनिज्म की पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसकी वजह से ये जो कास्ट डिवाइडेड है, जो जातियाँ, उसमें एक कास्ट से उठाकर जो पावरफुल हो रहा है उसको एक टोकन के रूप में बैठा दो, उसका मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा। और सिर्फ मुंह नहीं बंद करना, टेरर भी कायम कर देना है। तो ये जब तक जातियाँ ऐसे डिवाइडेड रहेंगी और टोकनिज्म के लालच में पड़ती रहेंगी, तब तक हम कोई भी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन नहीं बना सकते। हिस्सेदारी की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, लेकिन लोग एकजुट नहीं हो पाते। प्रोग्राम होते हैं लेकिन लोग उसमें भाग लेने नहीं आते। आखिर क्या वजह है? एक तो वजह है टेरर, डर, है ना, डर, नौकरी जाने का डर, डर नौकरी नहीं पाने का डर, है ना। तो ये जो तमाम तरह के डर है, ये एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग नहीं आते। हालांकि हम लोग भी जब फ़ोन करते हैं, नहीं हमारा इंटरव्यू है, नहीं मेरी नौकरी का खतरा है, नहीं हमें वो डांटेगा, नहीं मुझे घर से प्रेशर है, वो जो ये टेरर है ना, डर है, ये भी एक मेन वजह है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे जो मतलब आंदोलन होते हैं या जो बैठकें होती हैं। जेएनयू वाले आजकल बड़े सुर्खियों में है, दीवारों पर लिख दे रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। आपको बताया हम कि जेएनयू जो ऐसी जगह है जो फुले को मानता है, पेरियार को मानता है ना, और ऐसी जगह है जो अंबेडकर को मानता है। तो अंबेडकर, फुले, पेरियार को मानने वाले लोग कभी भी दीवारों पर ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि भारत छोड़ो टाइप का। हाँ, ब्राह्मणवाद से है उन्हें प्रॉब्लम, वो ब्राह्मणवाद नहीं चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें, तुम घर छोड़ो, तुम देश छोड़ो तरह का, वो जेएनयू ऐसा नहीं लिखता। ये उन लोगों के द्वारा भले ही लिखी जा सकती होगी जिनका ये उद्देश्य होगा कि जेएनयू में एक क्लैश पैदा हो, एक जो जहर का हो माहौल, वो जेएनयू में घोला जाए और फिर से एक जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई खड़ी कर दी जाए। तो ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं जिनका उद्देश्य है, मोटिव है। जब वो मंदिर को बनाने की बात होती, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की, कौन आता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जब उसके बात होती है उसके अंदर मूर्ति रखने की, कौन बनाता है उसको? पिछड़ा। उसके बाद उसके अंदर प्रसाद आता है तो कौन बनाता है? किसान के खेत में जो तमाम तरह का अनाज पैदा होता है, उसके घर में दूध पैदा होता है, तो उसको बनाते हैं पिछड़े। और जब बात होती है मालिकाना हक की, तो पंडित जी आते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे कमाते हैं और खाते हैं। यही इंडियन इकोनॉमी है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके ट्रस्ट का, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका मुखिया होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा या आदिवासी होगा। तुम लोग इससे कमा खा नहीं सकते। यहाँ पर बनने वाली जो दुकानें हैं तुम्हारी नहीं होंगी, इससे जो कमाई होती है वो तुम्हारी नहीं होगी, समाज की होगी। मैं कहता हूँ कि हम इस धर्म को, इस आस्थाओं के बिजनेस को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं, इसका जनवादीकरण करना चाहते हैं। कि आप, हमारा नारा होगा जब हम उनके पास जाएंगे अपने मार्च को लेकर, हिसाब दो, जवाब दो, हमसे बताओ कि तुमने क्या कमाया और कैसे खाया और हमारा हिस्सा कहाँ गया। और नहीं तो फिर जवाब दो कि तुम क्यों इसके मालिक, तुम क्यों हमारी आस्थाओं के मालिक।